जय हिंद सभी को। टारगेट एसएससी जीडी 2021 के तीसरे प्रैक्टिस बैच में आप सबका स्वागत है। टेस्ट हो गया आप सबका और उसी के डिस्कशन में आ जाते हैं ज़्यादा वक्त को ना गवाते हुए। सवाल तो आज बहुत ही आसान था, ठीक है। तो एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं। पहले रीजनिंग के सेक्शन को करेंगे, उसके बाद फिर मैथ्स के सेक्शन को करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये पहले सेक्शन में आते हैं, रीजनिंग के सवालों को करते हैं। अब पहले की तरह मैं एक एक चीज़ लिखूंगा नहीं, रीजनिंग का बहुत सारा सवाल आप लोगों से बन जाता है, मैं बेकार में टाइम वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा, आपको सवाल बगल में दिखेगा। तो पहला सवाल हमारा है 1 से लेकर के 4 तक, 4 प्रश्नों में से एक हम लोगों को सेम रिलेशन को ढूंढना है। जिसमें पहला सवाल है हमारा, आँख जिस प्रकार मोतियाबिंद से संबंधित है उसी प्रकार त्वचा किससे संबंधित हो जाएगा? बताओ। मोतियाबिंद आँख की एक बीमारी है, तो त्वचा की बीमारी क्या हो जाएगी? ये एक्जिमा। एक्जिमा, दांत, खाद, खुजली, नोचनी, ये सब क्या है? बायोलॉजी में पढ़े होंगे। एक्जिमा जिसको हिंदी में कहते हैं छाजन, ठीक है, ये एक त्वचा संबंधी बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए गाजर से मिलता है, पता है सबको। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? सिट्रिक एसिड कहाँ पे होता है? संतरा में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संतरा। अगले सवाल में आते हैं। ACF एक डाटा दिया है तीसरे नंबर में। ACF GIL समानुपात MOR क्वेश्चन मार्क। देख रहे हो, A से G बना, ठीक है, प्लस का 6, C से I बना, C का कोड 3, I का कोड 9, फिर प्लस का 6। F की अगर बात करें, F से L बना, L का कोड 12, F का कोड 6, यहाँ भी प्लस का 6, यानी कि सब में 6 जोड़ा है गुरु। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 6 जोड़ देगा। M में 6 जोड़ दो। M का कोड क्या होता है? M का कोड क्या होता है जी? MNOP 13, ठीक है। NO, हाँ ठीक है 13। O का क्या होता है? 15, R 18। तो 13 में से 6 जोड़ोगे तो क्या होगा? 19। 15 में 6 जोड़ोगे तो 21 और 18 में 6 जोड़ोगे 24। अब 19 यानी कि SU और यहाँ पे 25, ये जो T, Y से पहले क्या होता है? X, SUX हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल क्या कहा है? देखो 32 66 समानुपात 134, यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्या लगाया रूल? बता ही दोगे। 32 गुने 2 प्लस 2, यहाँ पर तब क्या हो जाएगा? 134 गुने 2 प्लस 2 यानी कि 270। 134 गुने 2 268 में 2 जोड़ोगे तो 270। क्वेश्चन नंबर 5 से अब देखो, इसको भी आप लिखेंगे नहीं, इसको बोलेंगे साइड में सवाल दिखेगा। 5वां नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पाँचों में से विषम को ढूंढना है। स्वेटर, मफलर, शॉल और मोजे, क्या डिफरेंट है? मोजा, बाकी सबको हम लोग सिर्फ ठंड के दिन में पहनते हैं, मोजा जो है 12 महीना पहनते हैं हम लोग। उसके बाद देखो 6ठा नंबर सवाल, इसको लिख सकते हैं। 6ठा नंबर सवाल है QWBS, ऑप्शन नंबर बी है MPTD, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है UIAE और ऑप्शन नंबर डी है RVGW। इसमें से हमें डिफरेंट को ढूंढना है। किसे ढूंढेंगे बताओ? सबसे पहले कोड लिखे ना, क्या करें? आप ध्यान से देखोगे, आप इतना थोड़ा सा ये कोड लिखना, थोड़ा कभी लॉजिक को ध्यान से भी समझा करो, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सवाल, आसान सवाल आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक भी वोवेल नहीं है, यहाँ भी देख रहे हो एक भी वोवेल नहीं है, यहाँ भी देख रहे हो एक भी वोवेल नहीं है, लेकिन इस सवाल में टोटल का टोटल वोवेल है। तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1942, दूसरा ऑप्शन है 1937, तीसरा ऑप्शन है 1935 और चौथा ऑप्शन है 1925। कौन सा डिफरेंट हो जाएगा बताओ? बताओ कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? देखो डिफरेंट बस इतना सा है, किससे छाटोगे कि ये दिख रहे हो कि एक इवन नंबर है, ये सब बाकी ऑड नंबर है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। 8वां नंबर सवाल देखो, सीक्वेंस में अरेंज करना है 8वां नंबर सवाल में, ठीक है। कि पहले हमारा है आम का पत्ता, फिर इमली का पत्ता, फिर पपीते का पत्ता, फिर केले का पत्ता। आप खुद बताओ हमको क्या करना है, छोटे से बड़े में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो इमली का पत्ता होता है 2 नंबर, फिर हमारा कौन आता है? इमली का पत्ते के बाद अगर बात करें तो आम का पत्ता फिर 1 नंबर, फिर पपीते का पत्ता 3 नंबर, फिर केले का पत्ता 4 नंबर। 2 1 3 4 कहाँ पर दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा, वही आंसर है। अब देखो 9 नंबर सवाल, NPR, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। MN के बाद OP, P के बाद Q को छोड़ा, फिर R के बाद क्या होगा? S को छोड़ेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह T, ये हमारा आंसर होगा। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देखो क्या है, सिर्फ बोलते हैं, समझ जाना, बना तो लिए होंगे कि 1 4 9 16, ठीक है ना। कि 1 4
9 16, यहाँ पर आप देखोगे 4 जो है 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का स्क्वायर 121। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो 2 को क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे 8 का स्क्वायर फिल होगा और यहाँ पर 11 का स्क्वायर फिल होगा, 64 और 121। बात क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल होगा। कहाँ गया अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 है 4 3 2.5 और 2.25 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या क्या है? 4 में 1 घटाया है, अगले वाले में 1 का आधा क्या होता है 0.5, उसको घटा दिया। अगले वाले में क्या किया है कि 0.5 का आधा क्या हो गया, देखो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 0.5 माइनस है, यहाँ पर अगले वाले में 0.25 माइनस है, और इसके अगले वाले में जो है 0.25 का आधा कितना हो जाएगा 0.125, ठीक है, क्योंकि ये 250 का आधा 125, तो ये क्या हो जाएगा बता 2.250 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, वही हमारा आंसर है। 12 नंबर सवाल बोला है कि अप्रैल माह में 8 तारीख को, तो अप्रैल महीना में जो है 8 तारीख अप्रैल में अगर सोमवार है तो बोला है कि 30 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। तो 30 तारीख में अगर जाना है तो इसमें 21 जोड़ देते हैं, 21 8 क्या हो जाएगा 29। तो 29 तारीख उसी महीना में अप्रैल में कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी दिन में 7 दिन 14 दिन 21 दिन या 28 दिन जोड़ते हैं तो सेम वही दिन हमारा रिपीट हो जाता है। तो 29 तारीख में पहुंच गया। अगर हमको 30 तारीख में पहुंचना है तो एक दिन और जोड़ देंगे गुरु, तो 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार के जस्ट बाद क्या आता है? मंगलवार। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल है ESTABLISHMENT। इसमें से बोला है चारों ऑप्शन में से कौन सा सवाल ऑप्शन नहीं बनेगा। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी, ब्लंट नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता गुरु? क्योंकि यू कहीं पे आपको नज़र नहीं आया, तो यू जब है ही नहीं तो कैसे बना दोगे। 14 नंबर सवाल है कि संडे का कोड दे दिया है 0 1 2 3 4 5 और वीक का कोड दे दिया है 6 7 8। अब सेंड बे इसका कोड हम लोगों से पूछा है, तो SAN, तो देखो S का कोड क्या है? पहले वाले में 0, A का कोड क्या है यहाँ पे नीचे 4, N का कोड क्या आ जाता है तीसरे नंबर पे 2, फिर D का कोड क्या आ जाता है चौथे नंबर वाला 3, फिर B का कोड क्या हो जाता है 6। यानी कि 0 4 2 3 6 इतना ही लिखो। कहाँ पे दिखा? 0 4 2 3 6 2 3 6 ऑप्शन नंबर बी में दिखा। तो ऑप्शन नंबर बी, उसके आगे कुछ भी है, ठीक है। 3 4 देखो करो ना, पूरा ऑप्शन सॉल्व करने की क्या जरूरत है। 15 नंबर सवाल बोला है कि स्टार के जगह पर सही क्रम को लगाओ। दिया गया ऑप्शन में से N स्टार 3 फिर से स्टार फिर 3 फिर स्टार 6। यहाँ पे हमको सीरीज को देखना है, तो पहला नंबर विकल्प ही हमारा एक बार अप्लाई करते हैं, भाग गुना माइनस बराबर है। चारों ऑप्शन है लेकिन पहला को एक बार यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9, स्टार के जगह भाग रख दोगे, फिर 3, फिर स्टार के जगह गुना रख दोगे -3, फिर स्टार के जगह माइनस कर दोगे, और बराबर किसका होना चाहिए? रुको, पहले 3 फिर गुना 3 फिर -3 और बराबर 6। इसको सॉल्व करो तो हो रहा है क्या? बोर्ड मास लगेगा। पीछे से सॉल्व करोगे, पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, तो 3 बार में काटोगे 3 और फिर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 में से 3 घटाओगे तो 6, तो 6 बराबर 6 आ रहा है मेरे भाई। तो ये बिल्कुल सवाल सही है, यानी कि एक्चुअल में हमारा पहला नंबर विकल्प ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखो, सवाल दिया है RAJ राज का कोड दे दिया 29। कैसे आया? R का कोड 18, A का कोड 1 और J का कोड 10। सबका जो कोड होता है उसको जोड़ दिया है। तो इसी तरह हम लोगों से एजुकेशन का कोड पूछा है, तो एजुकेशन का कोड हम लोग निकाल सकते हैं। E का कोड 5, D का कोड 4, U का कोड 21, C का कोड 3, A का कोड 1, T का कोड 20, I का कोड 9, O का कोड 15 और N का कोड MN 14। सबको जोड़ दो, 5 4 9 1 10, 11 12 13, 1 14, पूरा जोड़ते हैं। 5 4 9 9 और 21 30, 30 3 33 1 34, 34 44 54 और इधर जोड़ोगे 54 6 60 63 63 5 68 10 78 78 79 80 81 82 और 10 92 92 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या बोला है? साये के झुटपुट में
झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। ठीक है, ये सवाल किसी का किसी का मिस्टेक जरूर हुआ होगा, कोई बना लिया है तो वेरी गुड। ठीक है, क्या बोला है कि साय के झुटपुटे में, यानी कि शाम के बारे में बात कर रहा है कि कोई रोहित नाम का लड़का है जो सूर्य की तरफ जा रहा है। तो हमें पता है कि शाम की तरफ सूर्य जो है पश्चिम की तरफ और सुबह सूर्य पूरब की तरफ होता है। तो पश्चिम की तरफ रवाना हुआ, फिर बोला थोड़ी दूर पर उसका दोस्त मिल गया और दोनों जो है बाएं घूम गए। इस साइड जा रहा है तो उधर ऊपर दाएं, नीचे हमारा क्या हो जाएगा बाएं, तो नीचे बाएं घूम गया। फिर आगे बोला है दोनों अपने बाएं घूम गए और वो थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अब इधर अगर हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो दाया तो मेरा इधर होगा, तो दाया अब मेरा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, दाएं की तरफ घूम गया। फिर आगे बोला है अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। इस डायरेक्शन में जाएगा, उत्तर दाएं, नीचे बाएं, फिर बाएं मुड़ गया। अब बोल रहा है कि रोहित किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे क्या होता है हमारा दक्षिण। आपको पता है ऊपर उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम और इधर नीचे की तरफ दक्षिण। ठीक है, 18 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। फिगर काउंटिंग का सबका गलत हुआ होगा क्योंकि बुक में खुद ही ये गलत बनाया है। इसका कोई सही भी हो सकते हैं, बुक में जो सवाल सॉल्व किया है इसका गलत सॉल्व किया है। ठीक है, दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि फिगर जब आप काउंट कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है फिगर काउंटिंग का। ठीक है, अब इसके लिए हमको 2-3 मार्कर का यूज़ करना होगा। देखो इस फिगर के अंदर, इसके अंदर कितना ट्राइंगल है ये हमको पता करना है। तो एक बार सबसे पहले इधर देख लेते हैं। देखो वीडियो बीच में रुक गया था, ध्यान नहीं दिए थे, फिर से समझ लेना। इस सवाल के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह से यहाँ पर इसका आंसर देखो, इस फिगर को हम लोगों को काउंट करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है आपका। ठीक है, बहुत बार मैंने इसको समझा दिया, फिर बीच में वीडियो रुक गया था, लेकिन फिर से कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे दोबारा। ठीक है, मेहनत ही तो है। देखो इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक ट्राइंगल बना। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल आप बनते हुए देखोगे, तीसरा ट्राइंगल यहाँ बनते हुए देखोगे, चौथा ट्राइंगल आप देखोगे ध्यान से यहाँ बनते हुए, पाँचवा ट्राइंगल आप देखोगे यहाँ पर बनते हुए। क्लियर है, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला, एक ट्राइंगल ये अंदर वाला कंप्लीट। टोटल 6 + 1 कितना ट्राइंगल बन रहा है, 7 ट्राइंगल बन रहा है। यही बात मैंने आपको बताया था, बुक में इसका आंसर 6 दिया है। ठीक है, लेकिन जो कि गलत है। 6 मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखा कर 7 काउंट करके दिखाया। तो कोई अगर 7 टिक किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर टिक किया है उसको भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। कोई अगर ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उसको भी 1 मार्क्स मिल जाएगा इस सवाल में। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मनुष्य, वनस्पति और गाय, 3 चीज़ें लिख दिया है और बोला है कि इनमें इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम जो है सही है। तो आपको दिख रहा है कि मनुष्य, वनस्पति और गाय तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ है तो उसका डायग्राम भी अलग अलग बनेगा। यानी कि 19 का डायग्राम क्या बन जाएगा, इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। ये मनुष्य हो जाएगा, ये वनस्पति हो जाएगा, ये गाय हो जाएगा। तीनों में कोई कॉमनिटी नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। 20 नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल बोला है, कथन निष्कर्ष का है कि पहला हमारा स्टेटमेंट दिया है कि लोहे की रेलों के बीच थोड़ा सा फासला रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है, आपने देखा होगा रेल। दूसरा है कि लोहा गर्मी में फैलता है, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है आर। अब बोला है कि चारों में से कौन सा सही है। बिल्कुल सही है कि देखो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि लोहे के रेल के बीच में गैप होता है और लोहा गर्मी में फैलता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल देखो कि कौन सा फिगर जो है बोल रहा है, अगला फिगर कौन सा होगा, बना करके दिखा देते हैं। देखो ये हुआ, ये हुआ, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क। मैं ब्लैक को रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ब्लैक इमेजिन कर रहा हूँ। फिर तीसरा हमारा ये है। आप ध्यान से देख रहे हो कि क्या किया है। देखो तो इस फिगर जो है इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, क्लॉकवाइज नहीं किया है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। फिर इसको भी क्या किया है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। और ये वाला फिगर जो है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये जो पत्ती बनेगा इस पोजीशन में बनेगा और नीचे की तरफ यहाँ साइडेड हो जाएगा। तो ये वाला फिगर कहाँ पे आपको दिखा बताओ तो, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 22 का। 22 नंबर सवाल कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर है। अब बोला है कि ये वाला फिगर जो है किस फिगर में इंक्लूडेड है। तो आप देखोगे पहला ही नंबर जो ऑप्शन है उसी फिगर में आपको मिल जाएगा कि ये इस तरह का बॉक्स, इधर भी एक बॉक्स, अंदर में क्या है, ठीक है, अच्छा अंदर तक नहीं गया है, यहाँ पे चारों को सटाओ थोड़ा सा, और ये जो एक्स्ट्रा साइडेड पार्ट है इसको ख़त्म कर दिया। इस तरह का कुछ फिगर है और फिर अंदर में क्या किया, 4 लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आपको नहीं नज़र आ रहा है
ये क्रॉस इंटू यहाँ पे देखो ये क्रॉस, फिर यहाँ से एक लाइन गया, फिर नीचे आया, फिर इधर सटा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं आगे का 3 सवालों में। देखो आगे का 3 सवाल, तेईस नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल क्या है कि एक पेपर है, ये दूसरा पेपर है और ये तीसरा पेपर है, इसको काट करके ऐसे छोटा डी कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये जो डी है इसको जब पेपर को, और फिर आगे क्या किया है, बस यही किया है काम। अब देखो ये पेपर जो डी अगर इसको यहाँ पे फाड़ा है तो नीचे आएगा तो यहाँ भी एक डी बनेगा, इसको जब इस साइड पलट देंगे तो इधर ऐसे भी 2 डी बन जाएगा। तो कहाँ पे वैसा फिगर दिखा बताओ? तो आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर बी में ऐसा फिगर दिखा। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल कुछ इस तरह का है, ये देख लो इस तरह का है। यहाँ पर एक MN एक मिरर रख दिया गया ऊपर की तरफ, तो ये तो पलट जाएगा, है ना। पलट जाएगा तो कौन वाला बनेगा? फिगर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसका ये वाला जो त्रिभुज ऊपर की तरफ दिख रहा है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देगा? इस तरह कर देगा। बात समझ रहे हो? 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल क्या है? मैट्रिक्स का है, 2 क्लास में बता चुके हैं, सेम टाइप का होता है। पिछला वाला अगर समझोगे तो समझ जाओगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि रो और कॉलम को चेक करना होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो बीस्ट के बारे में ढूंढना है। आप सवाल को साइड में देखो और मैं सीधा ऑप्शन को टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप देखोगे कि 2 और 4, दूसरा रो जो सी वाला है और चौथा कॉलम यानी कि 4 वाला, दोनों को आप जब मिलाओगे तो आपको सबसे पहले 2 4 में क्या मिल जाएगा? बी मिला। फिर हमको ई चाहिए तो देखो ऑप्शन नंबर सी में ही अगला क्या है? 22। तो देखो 2 2 में ई मिल रहा है क्या? तो 2 2 में ई भी मिल गया। तीसरा ऑप्शन सी में ही तीसरा डिजिट क्या है? 23। 23 में देखो 2 और 3 में ए मिल रहा है 58। 5 8 5वां रो 8वां कॉलम एस मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। फिर 5 9 है तो 5 9 का अगर आप देखोगे 5 9 में टी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। बात आई समझ में? रीजनिंग का सेक्शन हो गया। अब मैथ्स के सेक्शन में आते हैं। इसका पहला सवाल 51 नंबर सवाल, देखो क्या कर रहा है, एकदम इजी सवाल है। 51 नंबर सवाल है 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65। फॉर्मूला किसका दिख रहा है? यहाँ पे ए स्क्वायर दिखो, यहाँ बी स्क्वायर दिखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2ab अगर मिल गया तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 0.35 इसको लिख सकते हैं, यानी कि ओवरऑल इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 0.65 प्लस 0.35 इसका होल स्क्वायर यानी कि 1.00 इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 1.00 ही होगा। एक लिखो या 1.00 लिखो, बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, बहुत बढ़िया सवाल है कि 400 से ... 800 के बीच वैसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाज्य है? 4 5 और 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को मैंने बताया था LCM HCF में भी और नंबर सिस्टम दोनों में ये सब सवाल बनता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग समझ लीजिए कि ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं। 2 तरीका है इसका, या तो आप an का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। या तो फिर ऐसा सबसे बढ़िया जो तरीका मैंने 2 तरीका बताया कि नंबर ऑफ टर्म या सम ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है, उसके थ्रू निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तीनों का जब एलसीएम लोगे तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 24। अब बोलोगे गुरुजी इतना जल्दी कैसे कर दिए? यहाँ पे आपको दिखा के 4 और 5, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 5 और यहाँ पे 3 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 20 थी 60। ये 2 को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि 2 के पावर 2 है, ठीक है। तो 2 के पावर 2 को हम लोग लेंगे, ना कि 2 को। तो 24 हमारा आ गया 4 5 6 का एलसीएम। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि मैंने बताया है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ठीक है। कैसे निकालते थे कि पहले 24 से कटने वाली पहली संख्या हम लोग देखेंगे 400 से 480 के बीच में। तो आप बोल दोगे कौन सा ऐसा संख्या है जो 24 से कंप्लीटली कट जाएगा 400 का अंडर में? देखो तो काट कर देखो, 24 से कम 24, 6 और 10 16, 160 हो रहा है। एक बार काट कर देखते हैं ना इधर बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। 24 400 से, तो 24 से कम 24, 10 में से 4 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 160। अब 24 पंजे 120, ठीक है। 120 में और अगर 48 जोड़ देंगे, 48 120 5 7 भर में 48, 120 + 40
168 आ रहा है। यानी कि पहला संख्या जो 24 से कटेगा वो 408 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा अभी। अंतिम वो संख्या 800 के अंदर में पीछे में कौन सा ऐसा संख्या है जो 24 से डिविजिबल है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 800 है, काटोगे 24 3 72, 8 0 24 3 फिर से 72, यानी कि 8 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 8 इसमें से घटा दो, वो हो जाएगा 792। यानी कि 24 से कटने वाला इस सीरीज में 24 से कटने वाला पहला संख्या 408 और अंतिम संख्या लास्ट संख्या जो है 792 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर फॉर्मूला होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। तो आप देखोगे 792 माइनस 408 बटा क्या हो जाएगा 24 प्लस 1, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 8 में से 0 गया तो 8 ही होगा, और 7 में से 4 गया तो 3, और 24 प्लस 1। यहाँ पे काटोगे 24 से कम 24, 4 और 24 4 28, 144 हो जाएगा। फिर इधर फिर 24 पंजे 120, 144 बिल्कुल आ रहा है, 120 6 बार में, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। यानी कि टोटल 7 ऐसी संख्या है 400 से 800 के बीच में जो 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर है। एक सवाल इधर ले लेते हैं, ध्यान से बस समझो, एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल एकदम हलवा सवाल है कि यदि दो संख्याओं का योग a है, तो दो संख्या मैंने x और y में लिख दिया, इसका योगफल मेरे a दिया है, फिर बोला है दोनों का गुणनफल b है, तो x इंटू वाई कर देते हैं। गुणनफल दे रखा है b, बोला है उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y का मान निकालने के लिए बोला है। क्रॉस इंटू करोगे तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बराबर a, एक्स वाई बराबर b, और यही हमारा आंसर है। 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल बोला 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन का खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। बहुत ही एकदम बेसिक सा सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस का बोला है कि 160 छात्र हैं जो 10 दिन तक खाद्य सामग्री 10 दिनों तक खाद्य सामग्री है, और फिर बोला है कि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं, तो 160 में 40 और जोड़ोगे तो 200। अब बोल रहा है कि कितने दिन खाना चलेगा, यही बात मेरे से बोला है। बस सॉल्व कर दो, 0 0, ठीक है, 0 0, फिर से इसको काटोगे 8 बार में, तो d2 बराबर क्या आ जाएगा 8 दिन, ठीक है। MDH लगा दिए फॉर्मूला, इतना तो पता ही होगा। अब देखो, अगर आप बोलोगे कि इसका बेसिक अगर शुरू से लेकर के अंत तक बताएंगे तो वो संभव नहीं है। डिस्कशन का मतलब ये होता है कोई बच्चा का तैयारी बहुत अच्छा हो गया है और उसको सब चीज़ें एक बार में पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको कई तरह से, यही सवाल जो है इसको हम 5 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन अब नहीं बताएंगे क्योंकि ये डिस्कशन क्लास है, ये कोई बेसिक क्लास नहीं है। 55 देखिए 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 3 नल A, B और C हैं जो 4, 6 और 12 घंटे में पानी भर सकते हैं। पानी भर सकता है A 4 घंटे में, B जो है 6 घंटे में पानी भर सकता है, और C के बारे में जिक्र है कि 12 घंटे में पानी भर सकता है। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम तीनों का जब लोगे 12, 6 और 4 का, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब इसका इफिशिएंसी निकालोगे, क्षमता कि प्रति घंटा कितना पानी भरेगा, तो यहाँ पर देखोगे 12 को 4 से डिवाइड दोगे तो 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12। यहाँ तक क्लियर। अब बोला तीनों पाइप मिल करके कितने समय में भरेगा, तो A प्लस B प्लस C की क्षमता निकाल देते हैं। 3 2 5 और 1 6। तो इसका समय अगर हमको निकालना है, समय बराबर दूरी बट्टा समय क्या बोला, A प्लस B प्लस C कितने समय में भरेगा, तो ये एलसीएम जो लिए हैं टोटल वर्क को टोटल इफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो 6 दूने 12। यही हमारा 2 आवर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, 56 नंबर सवाल कि एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा भी त्रिभुज के भुजा के बराबर है, तो आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए 56 नंबर सवाल बोला एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ये एक आयत बन गया, एक समबाहु त्रिभुज, आयत और समबाहु त्रिभुज आपको पता ही है। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों साइड इसके बराबर होंगे, और आयत यानी कि ये हमारा इसका एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, आयत का परिमाप मतलब आप इतना याद रखना कि सबको हम लोग जोड़ देते हैं, जो चारों साइड को पता तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B, 2 कॉमन लोगे तो L प्लस B, और यहाँ पे आप जोड़ोगे तीनों को, तो इसका क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3A हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि L बराबर A यहाँ पर सवाल में दे दिया है। देखो अगले लाइन में सवाल में जिक्र है कि आयत की एक भुजा भी त्रिभुज की भुजा के बराबर है।
आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा के बराबर है। यानी कि क्या कर रहा है, कोई भी एक को, बी को या एल को, दोनों में से किसी को भी ए के बराबर कर दो। यानी कि एल को ही हमने ए के बराबर कर दिया तो एल के जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये बराबर क्या है, समबाहु त्रिभुज के पैरामीटर के। क्लियर है? तो 2a + 2b बराबर 3a। तो यहाँ से 2a को उस साइड भेजोगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 2b हो जाएगा। अब b बराबर मेरा मान क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब क्या बोला, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कि आयत का क्षेत्रफल रेशियो त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का रेशियो चाहिए। आयत का क्षेत्रफल l × b, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे l × b के जगह यहाँ पे a × b हो जाएगा। बता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि l बराबर हमारा क्या है, a है। और सॉरी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × साइड का स्क्वायर होता है। गलती हो गई थी थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पे देखो, a × b, b के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a/2। और ये बराबर है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सवाल में मेंशन है, तो √3/4 × साइड का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, इसको काटोगे तो 2 बार में। यहाँ तक क्लियर है? अब जब इसका रेशियो निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 2:√3। पहले किसके बारे में बोला, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल का अनुपात 2 और त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात √3। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। 57 नंबर सवाल देखो। 57 नंबर सवाल कर रहा है, एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को, एक तांबा का बॉल है, बोला है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर के बारे में बात कर दिया कि कितना है, 14 है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। फिर आगे बोला इसको गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है। तो एक तार हम लोग बना देते हैं। और एक तार जो है आप देखोगे ध्यान से तो सिलेंडर जैसा दिखता है। एक बहुत पतला सिलेंडर होता है, लेकिन सिलेंडर जैसा दिखता है। इसका रेडियस दे दिया है, यहाँ भी डायमीटर हमारा व्यास जो है 14 दे दिया है। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोला है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे हमें एल का मान निकालना है। ठीक है, आराम से निकाल देंगे। देखो कोई भी कभी भी हम लोगों को एक चीज़ पता है कि आयतन कभी भी हमारा दोनों जगह सेम रहता है। किसी भी फिगर को अगर आप पिघला करके कोई दूसरी आकृति दे रहे हो तो दोनों फिगर में आयतन समान रहता है। गोल 14 है तो रेडियस इसका भी क्या हो जाएगा, 7। ये देखो रेडियस का काम करेगा, r बराबर 7 है। ठीक है, यहाँ भी r बराबर 7 है। ये यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों से क्या बोला है, तो तार की लंबाई कितनी होगी। मैंने अभी आपको बताया दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, समान होगा। तो वॉल्यूम अगर समान होता है तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, याद होगा आपको, πr²h। ठीक है, πr²l, h बोलो या l बोलो, दोनों तो हमारा समान हो जाएगा। ठीक है, तो h ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो आप देखो 4/3 πr² की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 7 का क्यूब। और यहाँ पे πr² की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू h। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। पाई से पाई गया, ये 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर जाएगा, ओनली 7 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब h बराबर देखो क्या हो जाएगा, h बराबर इधर क्या बचा, 7 चौके 28/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल कर रहा है गुरु कि 475 रुपये के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितने का है। तो 475 रुपये का कोई अगर मार्क प्राइस है, मान लेते हैं कि MP बराबर 475 रुपीज़। अब बोला कि इस पर 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी का छूट कितने की है, यानी कि डिस्काउंट हमें पता करना है। तो इसका 15% निकाल दो। अरे 475 का 15% सीधा निकालो ना, 10% निकालोगे 47.5। 10% निकालने के लिए लास्ट के डिजिट के पहले पॉइंट, 5% अगर निकालोगे तो 47.5 का भी आधा, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, 33 नहीं, एक बार देखो, 47 के पहले 46 तो 23.75 बताओ, 23.75 हो रहा है कि नहीं। 23 दूने 46 और इधर अगर जोड़ोगे तो 47, 23 दूने 46 और इधर जोड़ोगे तो 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको जोड़ देते हैं, 5 7 5 12 के 2 कैरी 1, 7 3 10 11 के 1 कैरी 1 4 2 6 और 1 7, तो 71.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर क्या लीजिएगा, जो सवाल आप लोगों से नहीं बनता है उसी को नोट करना। पूरा वीडियो देख करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए,
क्वालिफिकेशन चाहिए। अगला सवाल में आते हैं 59 नंबर सवाल में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है गुरु, ऐसे में काम नहीं चलेगा, और फास्ट होनी है, एसएससी जीडी क्वालिफाई करना है ना। अरे जवान बनने वाले हो यार, है ना, तो जवान बनोगे तो ऐसे आलस सही नहीं लगता है, थोड़ा फुर्ती के साथ। अब देखो इंटरटेनमेंट आज नहीं कर पाएंगे, इंटरटेनमेंट के लिए बात हो वो नॉर्मल क्लास में, डिस्कशन में तो भैया ऐसा ही पढ़ाना होगा। ठीक है, आइए 59 बोले किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है। एमपी के बारे में जिक्र कर दिया कि 100 रुपये। अब बोल रहा है कि 5% 10% की छूट श्रृंखला में वस्तु का मूल्य क्या होगा। दो डिस्काउंट है, पहला है हमारा 5% और दूसरा है हमारा 10%। सिंगल इक्विवेलेंट जब डिस्काउंट निकालोगे उसका फॉर्मूला होता है a + b - a × b / 100। तो बस लगा दो 5 + 10 - 5 × 10 / 100, 0 0 इसको काटोगे 2 बार में, 15 15 में से 1/2 यानी कि 0.5 अगर घटाओगे तो 14.5 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल 14.5 का डिस्काउंट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 100 में 14.5 का डिस्काउंट, तब क्या हो जाएगा अरे सिंगल डिस्काउंट 100 का 14.5 निकालोगे तो हमें पता है कि 100 पे किसी भी चीज़ का मान उतना ही होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 14.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 60 नंबर सवाल पे, बहुत बढ़िया आसान सवाल है। सवाल कर रहा है 60 नंबर, एक ग्राइंडर पर 3600 रुपये अंकित मूल्य है, 10% की छूट देने के बाद भी विक्रेता को अगर 8% का प्रॉफिट होता है तो लागत मूल्य बताइए। ठीक है, एक ग्राइंडर का अंकित मूल्य मार्क प्राइस दे दिया 3600, डिस्काउंट दे दिया 10%। अब अगर छूट देने के बाद भी 8% का प्रॉफिट होता है, 10% का छूट यानी कि 360, अरे इसका 10% हम निकालोगे तो ये क्या आएगा 360 आएगा। तो 360 अगर आएगा गुरु, तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल दें तो कितना हो जाएगा 3600 में से 360 को घटा हुआ, यानी कि आपका 3240 होगा कि नहीं सेलिंग प्राइस। और इसमें भी बोल रहा है कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि हमें एक चीज़ पता है, यहाँ से दो तरीका लगा सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगा दो कि सीपी निकालना है तो सीपी इंटू फॉर्मूला मैंने बताया था ना 100 ± लाभ, वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और या तो दूसरा तरीका क्या है कि 100%, मैंने एक बात बताया कि 100% मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और यहाँ पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ओवरऑल ये जो 3240 है ये क्या है 108% का वैल्यू है। अरे दोनों ही सेम चीज़ है जी, 1% बराबर, ये फॉर्मूला वगैरह कहाँ से बनता है, कंसेप्ट से ही बनता है। अब हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए यानी कि 100% का मान, तो ये क्या हो जाएगा 3240, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, बटा 108 × 100, काटोगे इसको 4 बार में, 4 जब 100 40 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 4000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4000 ऑप्शन में कहीं दिखा, 4000 तो नहीं दिखा। अच्छा 1 2 3 बार में ना कटेगा जी, 3 बार में कटेगा, 108 × 3 324, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में आते हैं, कहाँ है 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल कर रहा है कि x² + 9y² - 6xy अगर है तो xy का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि बराबर देना चाहिए था 0 का, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर देखो सवाल ये है x² + 9y² - 6xy बराबर 0, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखे x² - 6xy + 9y² बराबर 0। हमें पता है कि दोनों का मल्टीपल में ये जो 9 जो है 2 टर्म में टूटेगा, तो 3 3 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, x² - 3xy माइनस फिर से 3xy + 9y² बराबर 0 कर सकते हैं। x कॉमन निकाल देंगे तो x - 3y, यहाँ से -3 कॉमन अगर निकाल देंगे, -3y अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 3y बराबर 0। तो x - 3y हर जगह दिख रहा है, तो x - 3y बराबर 0 लिख सकते हैं कॉमन लेके। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3y। तो x/y जब निकालोगे, x/y निकालोगे तो 3/1 हो जाएगा। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 3:1, यही हमारा आंसर है। क्लियर। अगला सवाल 62 नंबर। 62 नंबर सवाल कर रहा है कि स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है। देखो लड़कों का 1/10 बराबर है गर्ल्स का 5/8 का। यहाँ से एक निकल जाएगा रेशियो निकलेगा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे बॉय बाई गर्ल को अगर नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 10 / 8, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, यानी कि 25/4।
सही कैलकुलेट किया है ना, 50/8 का 25/8 का, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें समझ में आया यहाँ इस डाटा से कि बॉय और गर्ल का रेशियो आ गया 25:4। आगे फिर बढ़ते हैं अगले लाइन में, फिर एक बात बोला है कि तथा लड़कों की संख्या का 1/4, सॉरी ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, देखो ध्यान से समझना। पहला लाइन में बोला है एक स्कूल में 1/10 लड़कों का और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है, गर्ल का 1/4 बराबर है, ये बात बोला है। अब यहाँ पे बॉय और गर्ल का रेशियो निकाल दो, क्या हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, लेकिन 10 4 काटोगे इसको 5 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है बॉय गर्ल का रेशियो पहला स्टेप में। सेकंड स्टेप में कह दिया है कि लड़कियों का 5/8 ये बराबर है बॉय के 1/4 के। तो यहाँ से भी आपको लिख लेगा गर्ल और बॉय का रेशियो, ये क्या हो जाएगा कि ये जो ऊपर जाएगा तो ये 8 होगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो 8 होगा, जो गर्ल के बराबर होगा। बॉय को यहाँ नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 8 20। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे समझने की कोशिश करो, काफ़ी समय हो गया। यहाँ पे देख रहे हो कि बॉय दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, तो पहले वाले का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बॉय ये क्या हो जाएगा 20 और 8, ठीक है, यहाँ भी 20 और 8। निकालने के लिए क्या बोला है, दोनों जगह कॉमन आ गया, यानी कि यही रेशियो होगा कि लड़कों और लड़कियों की रेशियो बताइए। बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा है, तो बॉय का कितना है 20, गर्ल का कितना है 8, 4 का पाड़ा में काट दो, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, तो 5 2 हमारा सही रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 5 2 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। तिरसठ नंबर सवाल बहुत बढ़िया है कि 8 संख्या का औसत 27 है, ठीक है, इधर नंबर है, यहाँ एवरेज है कि 8 संख्या का एवरेज 27 है और यहाँ पे इसका सम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 का 6 कैरी 5, 8 2 16, 16 और 5 21। फिर आगे बोला है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्या के नए समुच्चय औसत में क्या होगा। हमें एक बात पता है कि एवरेज में मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, देख लेना कि जब कभी हम लोग जो संख्या के साथ जो करेंगे एवरेज के साथ भी वही होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 8 का 8 संख्या को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, एवरेज भी उसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर 8 के 8 संख्या को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 8 से गुना किया जा रहा है, तो हमारा एवरेज को भी 8 से, सॉरी, कि अगर 8 के 8 संख्याओं को, ठीक है, यदि 8 के 8 संख्या को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो एवरेज भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 216, और 216 ही हमारा करेक्ट एग्जैक्टली आंसर होगा, ठीक है। हम लोगों से यही बोला है, पूछा क्या है कि तो कहाँ गया, तो संख्याओं का नया समुच्चय औसत ज्ञात कीजिए, तो एवरेज जो है 216 बढ़ करके हो जाएगा, क्योंकि जब संख्या को 8 से मल्टीप्लाई तो एवरेज भी 8 से मल्टीप्लाई। 64 नंबर सवाल बोला एक प्रेप स्कूल में कक्षा में 50 छात्रों के बीच 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम, ठीक है, कि टोटल स्टूडेंट है हमारा 50, टोटल छात्र है हमारा 50। उसमें से बोला है गर्ल के बारे में जिक्र कर दिया है और बॉय के बारे में जिक्र, गर्ल और बॉय यहाँ पे लिख देते हैं कि गर्ल यहाँ पे 30 है, तो 20 जाहिर सा बात है कि लड़का होगा, और इसका ये नंबर ऑफ पर्सन है, और इसका एवरेज दे रखा है कितना, लड़कियों का 16 और बॉयज़ का दे रखा है 15.5। तो यहाँ से सम हम लोग निकाल सकते हैं, 16 3 48 480 किलोग्राम वेट है ना, हाँ वेट है। यहाँ पे 15 दूना 30 और 1 31, यानी कि 310 किलोग्राम। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन निकालिए, ठीक है, कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन हमको निकालना है, तो औसत वजन निकल जाएगा, एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ो दोनों को, 0 8 और 1 9 4 और 3 7, तो एवरेज निकल जाएगा, एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। 50 से डिवाइड दे दो, 5 एकम 5, 2 और 9 मिलके 29 हुआ, 5 पंजे 25, 4 बचा, 5 अठे 40, तो 15.8 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, आ रही है, ठीक है। मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में टेंशन वेंशन लेना नहीं है, जीडी निकालना है, देश की सेवा करना है। देखो एसएससी जीडी निकालोगे मेरे दोस्त तो आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा रुतबा, उससे ज़्यादा इज्जत आपको मिलेगी। एसएससी जीडी सबसे बड़ा पोस्ट है इंडिया का। अगर मेरे से कोई बोलेगा कि सबसे बड़ा पोस्ट क्या है, मैं आईएएस नहीं बोल सकता। अरे आईएएस क्या करता है, बैठ के कलम चलाता है, दिमाग का खेल होता है। यहाँ पे फिजिकल जो अपना जान को जोखिम में डाल करके अगर गवर्नमेंट एग्जाम की एसएससी जीडी निकालेगा
तो उससे महान कौन हो सकता है जी? जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो जा रहा है, हमारे लिए कुर्बान हो जा रहा है, ये एसएससी जीडी है भाई साहब। ये नॉर्मल इंसानों का पोस्ट नहीं है। इसके लिए वीर चाहिए, जवान चाहिए, योद्धा चाहिए। नॉर्मल इंसान तो भाग जाता है। नॉर्मल जो एसएससी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग है। हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हम भी नॉर्मल ह्यूमन बींग है। लेकिन जो जीडी की तैयारी कर रहा है वो है असली योद्धा, वो है असली वीर, और वही है सबसे महान। जितने भी तैयारी करने वाले पोस्ट है उसमें से एसएससी जीडी में का जो तैयारी करता है, जो सेलेक्ट होता है, वही सबसे महान है। एसएससी जीडी कोई छोटा पोस्ट नहीं है, वो सबसे बड़ा पोस्ट है। अरे पैसा कमाना ही सबसे बड़ा नहीं होता है मेरे भाई, इज्जत कमाना सबसे बड़ा होता है। और एसएससी जीडी से ज़्यादा इज्जत किसी पोस्ट में नहीं मिलेगा इंडिया का, किसी पोस्ट में नहीं। हर कोई सम्मान करेगा, प्रधानमंत्री आपके सामने सिर झुका देगा, ऐसा पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप मातृभूमि की रक्षा करोगे, हमारी रक्षा करोगे। अब मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं किसी बच्चे को एसएससी जीडी की तैयारी करवाता हूँ, या तो एसएससी जीडी का कोई इंसान से जब मैं मिलता हूँ। मेरा कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र आए थे दोस्त मिलने के लिए, पिंटू जी। ठीक है, उनसे काफ़ी देर बात हुआ। उनका वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि उन लोगों को अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो कोबरा कमांडो है, उन लोगों को अलाउ नहीं रहता है। बस फोटोग्राफ्स वगैरह लिए है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। बातचीत होते रहेगी। देखो बातचीत करेंगे तो बड़ा समय निकल जाता है जी। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल, मार्कर भी नहीं चलने लगा, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर है। अब आपको, आप लोगों को प्रेम के रंग वाले मार्कर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लाल रंग, प्रेम की निशानी। देखो 65 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? एक पति पत्नी की औसत आयु उनकी विवाह के समय 23 वर्ष था। ठीक है, तो पति पत्नी 2 पर्सन थे। विवाह के समय एवरेज आयु इनकी कितनी थी? 23 वर्ष। तो टोटल कितना हो जाएगा गुरु बताओ? 23 दूने 46। आगे बढ़े, चलो ठीक है, यहां तक समझ गए। ये सवाल पूरा नहीं आया होगा। चलो दोस्त, अगले सवाल में आते हैं। ठीक है, और इस बार मोहब्बत के कलम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोगों को भी किसी से मोहब्बत हुई होगी। देखो मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत चीज़ है मेरे दोस्त। ठीक है, पढ़ाई भी एक मोहब्बत है। आपकी सबसे बड़ी मासूका ये किताब होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा इश्क किसी से हो ही नहीं सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को हुआ, दुनिया याद कर रही है। जिसको हुआ, दुनिया उसे महान बना देती। तो इससे बड़ा मोहब्बत बोलता है, एक हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये गलत है। हर एक कामयाब आदमी के पीछे किताब का हाथ होता है। ठीक है, इसको भी क्रेडिट दो। औरत का क्या हाथ होता है? वो तो आपको छोड़ करके चली जाती। ठीक है, मैं किसी औरत का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये कहावत की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं, कुछ महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, कुछ बुरी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों अच्छी ही होती है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। कहाँ गया? 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल क्या कर रहा है? एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी विवाह के समय 23 वर्ष थी। तो मैंने लिख दिया पति पत्नी 2 पर्सन था। एवरेज आयु विवाह के समय कितना था? 23। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 23 दूने 46 हो जाएगा। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद उनका 1 साल का एक बच्चा भी है। तो 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग अगर निकाल देंगे तो 46 तो पहले था ही। 5-5 साल करके मियाँ बीवी दोनों का बढ़ जाएगा, तो 10 साल बढ़ जाएगा। और 1 साल का एक बेबी भी है तो उसको भी ले लिए, तो कितना हो जाएगा? 57 वर्ष। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला है कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था उस समय तीनों सदस्य के परिवार की औसत आयु कितनी थी? जब बच्चे का जन्म हुआ, हम लोग कभी भी उम्र की काउंट करते हैं तो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसकी 0 उम्र होती है, कुछ भी उम्र नहीं होती। अब 9 महीना पेट में रहा, इसका मतलब नहीं कि बच्चा जब डिलीवर हुआ तो आप उसको 9 महीना का बच्चा है इस तरह बोलोगे, 0 गिना करते हैं। तो उस समय मान लेते हैं कि जन्म के समय अगर उनका उम्र का योग क्या हो जाएगा कि जन्म के समय दोनों के उम्र का योग। ठीक है, तो देखो 1 साल का बच्चा है तो 1 साल पीछे चले जाते हैं उसके जन्म के समय। तो 1 साल पीछे जाएंगे तो तीनों का एज में जो है एक साल पति का भी कम होगा, बच्चा का भी कम होगा, बीवी का भी कम होगा, यानी कि ओवरऑल 3 साल कम होगा। तो ओवरऑल एज कितना आ जाएगा? 54 वर्ष तीनों बच्चों का उम्र का योग। अगर हम एवरेज निकाल दें तो सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो 18 वर्ष ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल क्या कर रहा है? यदि बिक्री मूल्य पर 20% का लाभ है तो लागत मूल्य पर लाभ का परसेंट निकालिए। इस तरह का सवाल देखो, 20% प्रॉफिट बोल रहा है, बिक्री मूल्य पर है, तो लागत मूल्य पर प्रॉफिट के बारे में पूछा है हम लोगों से। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आपका दिख रहा है, ये जो परसेंटेज दे दिया, बस इसी से ये सवाल को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 20% बराबर क्या होता है गुरु बताओ? 5।
अब चूंकि 20% यहाँ पे देखो क्या बोला है कि कहाँ गया, यदि बिक्री मूल्य 20%, बिक्री मूल्य पर लाभ 20% हो, बिक्री मूल्य बोला है, सेलिंग प्राइस की बात किया, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। देखो इस समय अगर सीपी रहता, क्रय मूल्य की बात करता तो नीचे वाला हमारा सीपी रहता, और ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर 20% का घाटा होता विक्रय मूल्य पर तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखते, ऊपर में घाटा को लिखते, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है। हमको पता है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है कि नहीं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, आपको पता है SP माइनस P होता है। तो 5 में से 1 घटा दोगे तो 4 हमारा आ जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हम लोगों से पूछा क्या है कि कहाँ गया, लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ परसेंट हमको निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, काट देंगे कितना हो जाएगा 25%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल कह रहा है, एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये में खरीदी। चलो एक टीवी खरीदा जिसका कीमत है 2000 रुपये, एक रेडियो खरीदा जिसका कीमत है 750 रुपये। बोला वो टीवी को 20% लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है इतना। सेलिंग प्राइस के बारे में बोलेंगे, टीवी को कितना परसेंट के लाभ पर बेचता है, 20%, तो इसका 20% निकाल दो, 10% 200, 20% 400, तो 2400 रुपये में बेचेगा टीवी को। और फिर आगे क्या बोला है कि रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है, इसका 10% कितना, 75, 5% कितना हो जाएगा, 75 का आधा, बताओ 75 का आधा कितना हो जाएगा, 75, चलो 74 का बता दो, 74 का आधा 37, तो 37 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 5। तो हम क्या कर देंगे, 750 में से 37.5 को घटा देते हैं, 5% इसका। ठीक है, दिमाग में कैलकुलेट किया करो, इतना तो लिखना भी नहीं चाहिए था। और 5 हुआ, ठीक है, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 4 बन गया, 4 एक इससे लेगा तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और ये कितना हुआ 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये क्या बना, 10 दिया, इसको 4 बना, 14 में से 7 जाएगा तो 7, ठीक है, और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3। कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 750 में से 37.5 घटाएंगे, सीधा ऐसे जोड़ते हैं ना, 37 3, देखो 7.5 और 3.5 मिलकर 10 हुआ, यहाँ पे 37.5 को घटाया, यानी कि ये इधर क्या हो जाएगा 723, 723 और 37.5 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 750। कभी कभी कैलकुलेटिव हम लोगों को भी परेशान कर देता है। ठीक है, मैथ है, किसी को भी झुका सकता है। ठीक है, मैथ से ज़्यादा ये नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे पहले वाले में टोटल टीवी और रेडियो को खरीदने में कितना पैसा लगा, 2750 रुपये, और बेचा कितने में टोटल देखो तो 24 6 30 31, ठीक है, 31 23.5, 2750 में खरीदा, 31 23 5 में अगर बेच दिया तो कितने का फायदा हुआ, देखो इधर 50 का, 28 29 30, 250 60 67 260 से 270.5 है ऑप्शन में, 262, 1 मिनट, अच्छा सीधा निकाल देते हैं ना, सीधा निकाल देते हैं। किसके बारे में बोला है, कुल लाभ या हानि के बारे में बोला है ना, तो हम लोग 31 23.5 में से 27 50 को घटा देते हैं तो 0.5, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 2 में से 2, यानी कि 373.5 आ रहा है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ हमको जहाँ तक पता है कि यहीं पे कर रहा है, कि देखो 7 30 20 50, अरे खुद समझने वाली बात है कि देखो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए थे कि 750 में से 37.5 को जब आप घटाओगे तो क्या आएगा 712.5। ठीक है, 712.5 आएगा। कभी कभी कैलकुलेशन परेशान कर देता है गणित में, तो हम लोग घटाएंगे किसको,
यानी कि ओवरऑल यहाँ पे बिक्री कितना हो जाएगा 24 + 7 24 6 30 31 31 12.5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 31 12.5 में से इसको घटाएंगे तो 5, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 11 में से 5 गया तो 6, ठीक है। और फिर ये 10 हुआ, 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो कितना आ गया 362.5, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलो ठीक है, थोड़ा सा अब फास्ट करते हैं जी, बहुत स्लो हो रहा है। वीडियो की स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हो अगर स्लो लगेगा कहीं पे तो। अगला सवाल कहाँ गया जी, ओहो भूल ही जाते कहाँ बताए। 68 नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल बोला है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो गया, ठीक है। 400 लीटर का एक कंटेनर है, इस पर 8% का नुकसान हो गया, तो इसका 8% निकाल दो। 8% कितना हो जाएगा, इसका 1% 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, ठीक है। तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं 400 लीटर कंटेनर में कितना तेल बचा है, तो 32 अगर निकल गया, ये तो निकल गया, 400 में से 32 को घटा दो तो बचा क्या, बचेगा क्या, 400 में से 32 को घटा दो, 400 - 32, तो ये हो जाएगा 468, 69, 70, 300, ठीक है। 468 हमारा एक्चुअल आंसर होगा। 69 69 नंबर सवाल बोला एक चुनाव में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जिसमें से पहला 40%, दूसरा 36%, 40 3 70, 70 3 76, तो तीसरा को मिलेगा 24%। आगे फिर बोला यदि टोटल मत 36,000 है, यानी कि 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 100% का मान 36,000 के बराबर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काटे थे, 1% का मान क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला, यानी कि 24%, ठीक है। 360 × 24, 0 मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 और इधर 12, 24 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, 3 दूना 6 और 2 8, 86 40 हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे में गुजरने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी है मेरे दोस्त। खंबे को पार करता है, ट्रेन अपनी दूरी तय करता है, प्लेटफॉर्म को पार करता है, अपनी दूरी प्लेटफॉर्म की दूरी पार करता है, करोड़ों बार बोल चुके हैं, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो, पढ़ाते समय तो बोल चुके हैं कि 120 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो एक खंबा को पार करेगा तो अपनी ही लंबाई 120 मीटर पार करेगा, और इसका समय ओवरऑल कितना लग रहा है, कहाँ गया, 6 सेकंड का समय लग रहा है। हम लोगों से ट्रेन की गति पूछा है, तो गति यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, 120 मीटर सेकंड 6 सेकंड का समय लग रहा है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, 6 3 18, 5 का 5, 5 दूने 10, 5 चौके 20 और 24 3 72 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। 71 नंबर सवाल, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति क्या होगा, औसत चाल, ठीक है। औसत बराबर सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, और चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल निकाल देंगे कि पहले वाले में चाल कितना है इसका 35 किलोमीटर पर आवर, और मुझे पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय कितना लग रहा है 10 मिनट का, या किलोमीटर पर आवर है, मिनट में शोभा नहीं दे रहा है इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग, अरे 60 मिनट है, 1 घंटा कैसे करते हो, 60 से भाग दे करके, वही चीज़ तो की है। फिर अगले वाले में बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला है तो प्लस दे दिए, और दूसरे कंडीशन में क्या है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी चलता है, तो वही मैंने कर दिया, ये भी मिनट में आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग। और ओवरऑल नीचे कितना समय लग रहा है, चाल बराबर दूरी, तो ये कंप्लीट हुआ। अरे दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो ओवरऑल टोटल दूरी लिख दिया तो टोटल समय लिख दो, कितना लग रहा है 15 मिनट। इसको भी आवर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ऊपर से 60 को कॉमन बाहर निकाल दोगे, ठीक है, 1/60 को कॉमन बाहर निकाल दोगे, अंदर क्या बच जाएगा 350 प्लस 100/15, ठीक है। और यहाँ पर क्या 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 से ये 60 खत्म हो जाएगा, 350 प्लस 100 450, 15 से डिवाइड दोगे तो 15 3 45 या 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। औसत एवरेज स्पीड बोला है 30 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा एवरेज स्पीड है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 72 नंबर सवाल बोला है 250 रुपये की एक राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% के चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी, ठीक है। कि 250 रुपये की राशि है, पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष 8% का CI पर कितना हो जाएगा। तो देखो अगर 4% का रेट है गुरु,
250 रुपये का अमाउंट है, प्रिंसिपल है 250 का। अब फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट है 4% और सेकंड वाला इंटरेस्ट है हमारा 8%। तो पहले साल तो ऐसा ही सेम रहता है, तो इसका 4% निकाल दो तो 10, इसका 1% 2.5, 4% 10 हो जाएगा। तो 4% तो गुरु मिल गया। और दूसरा है 8%, ठीक है। हम ऐसे निकालते हैं ना कि 250, इस लाइन मेथड जो आपको याद होगा तो, कि 250 प्लस, सीधा मिश्रधन को लिख रहे हैं, 250 प्लस 250 का 4% अगर निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 260 रुपये का अमाउंट बनेगा। ये तो क्या है पहले साल के लिए, है ना। उसके सेकंड कंडीशन में क्या बोलते हैं कि 260 तो रहेगा, अब सीआई लग जाएगा। तो सीआई में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 260 प्लस 260 का 8%, तो 260 का 8% निकाल दो। 1% जिसका 2.60, इसका 1%, 8% कैसे निकालोगे, 8 से मल्टीप्लाई, 0 8 6 48 का 8 कैरी 4 8 2 16 8 2 20, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा 2600, ठीक है। सॉरी 2600 बोल रहे हैं कि 260 प्लस 20.8 यानी कि 280.8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, 280.80, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एसआई में थोड़ा अच्छा सवाल है, लेवल का सवाल है। यदि किसी राशि का योग साधारण ब्याज पर चौथे और पाँचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी है। ध्यान से पढ़ो कि यदि कोई राशि का योग क्या होता है बताओ तो मिश्रधन होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या दे दिया, अमाउंट दिया है कितना, कहाँ गया, कि चौथे वर्ष 4 वर्षों का हम लिख देते हैं कितना है 12,900। फिर आगे है कि 5 वर्षों का, 5 वर्षों का अमाउंट की अगर बात करें तो ये कितना है 14,250। हमें पता है कि एसआई की बात किया है तो एसआई तो प्रत्येक साल बराबर होता है, या 4 साल का मिश्रधन 5 साल का मिश्रधन। तो 5 साल के मिश्रधन में से अगर 4 साल के मिश्रधन को घटा देंगे तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा गुरु, मिलेगा। तो 1 साल का ब्याज अगर हम लोग बात करें, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को घटा करके। तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। तो 1 साल का ब्याज ये हो गया। यहाँ पे 4 साल का ब्याज दिख रहा है आपको, तो हम एक काम करते हैं ना, 4 वर्ष का ब्याज अगर निकाल लेंगे तो थोड़ा सा काम दे देगा, क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन प्लस मूलधन क्या है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज यहाँ पे है, तब जाकर के तो मूलधन अगर ब्याज घटा देंगे तो मूलधन हमको मिल सकता है। तो 4 साल का ब्याज 1350 गुने 4, 13 13 26 दूने 52, 52 और 2 58, ठीक है। 52 और 2 54 ना जी, ये तो मल्टीप्लाई सीधा करो, 5 चौके 20 के 0 कैरी 2, फिर सॉरी पहले 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 5 चौके 20 के 0 कैरी 2, 4 3 12, 2 14 के 4 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो 5400 हमारा क्या हुआ 4 साल का ब्याज। ये तो हमारा मिश्रधन है 4 साल का, अरे ये तो हमारा 12,900 है, ये मिश्रधन प्रिंसिपल प्लस मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। एसआई भी जुड़ा हुआ है और एसआई के बारे में जिक्र कर दिया है 5400 रुपये। तो मैं अगर ऐसे करूँगा गुरु कि P प्लस 5400 बराबर अगर 12,900 है, तो अगर P का मान मुझे निकलना है तो यहाँ से घटा देंगे 0 0, 9 में से 4 गया तो 5 है ना, और 12 में से 5 गया तो 7, तो 7500 हमारा प्रिंसिपल निकला। अब प्रिंसिपल हमें रेट निकालना है, तो यहाँ पे देखो मिश्रधन दिया हुआ है कितना 12,900, यहीं से निकल जाएगा। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 7500 प्लस ब्याज, ब्याज क्या होता है P इंटू आर निकालना है T, 4 साल दिया हुआ है, 4 साल का मिश्रधन है नहीं, डिवाइडेड बाई 100, 2 0 से 2 0 गया। यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे 300 R बराबर यहाँ से घटाओ तो 0 0, 9 में से 5 गया तो 4, 12 में से 7 गया तो 4, 0 0 गया, 3 से काटोगे 18 बार में, तो R का मान कितना आ गया 18%। 74 नंबर सवाल, ठीक है। 74 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल को आपको दिखा दे, आप समझ जाओगे सवाल को। देखो हम समझाने की कोशिश करते बिना लिखे, इतना लिखने में वक्त गवा जाएगा। 74-75 DI का सवाल है। बोला है कि एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आय वर्ग है, उसके नीचे वेतन आय प्रतिमाह। देखो सवाल दिख रहा होगा बगल में, तो वेतन आय प्रतिमाह यानी कि पहले वाले बॉक्स में वेतन दिया हुआ है जिसमें 5,000 रुपये से कम, 5,000, दूसरे कॉलम में लिखा है 5,000 से 10,000 रुपये तक, तीसरे कॉलम में 10,000 रुपये से अधिक। उसके समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, जिसमें से 5,000 से कम जिसका इनकम है जो समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, वैसे 162 लोग हैं। 5,000 से 10,000 के बीच इनकम है
और जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते वो 13 लोग हैं। इसी तरह नीचे फिर आगे है कि क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र पढ़ने वाले 5000 से कम इनकम वाले 271। इसी तरह का सवाल है, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बस सवाल पूछो। देखो सवाल में बोला है जो लोग केवल अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या बताइए। तो देखिए तीसरा नंबर रो में आपको दिखेगा, क्वेश्चन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर रो में आपको दिखेगा केवल अंग्रेजी पढ़ने वाला लोग, तो वहाँ पर आपको दिखेगा 123 प्लस 206 प्लस 325, सबको जोड़ दो। 6 3 9 9 5 14 के 4 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 3 2 5 और 1 6, तो 654 लोग ऐसे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल इसी में कि सर्वेक्षण किए गए लोगों की कुल संख्या बताइए। टोटल पर्सन को निकाल देना है, ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स में देखो जोड़ो 162 13 21, दूसरे वाले बॉक्स में 271 285 209, तीसरे वाले में 123 206 325, चौथे वाले बॉक्स में 52 82 187। जोड़ देते हैं 3 2 5 और 1 6 6 2 8 और 1 9 1। यहाँ पे 9 10 10 और 5 15 के 5 कैरी 1 8 9 10 15 1 16 का 6 कैरी 1 2 4 6 और 1 7। फिर यहाँ पे देखोगे 6 5 11 12 13 14 के 4 कैरी 1 2 और 2 4 और 1 5 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे देखो 7 2 9 2 11 11 का 1 कैरी 1 8 8 16 16 4 20 21 1 22 के 2 कैरी 2 और 1 और 2 3, सबको जोड़ दो अब, ठीक है। अब इतना जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल में, मैं तो कहता हूँ सीधा यूनिट डिजिट से उड़ा देते सवाल को, ठीक है। अभी बताऊँगा कैसे। तो आप देखोगे 6 5 11 1 12 12 का 2 कैरी 1। अब देखो 12 का 2 दिखा ऑप्शन में कहीं पे, देखो 6 5 11 12 4 16 ना हुआ जी, 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 रहेगा। जो भी डाटा निकलेगा ऑप्शन में देखो तो 2 ऐसा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर बी और सी। लेकिन सबको अगर ध्यान से देखोगे 7 8 9 10 11 और 6 17 हो रहा है। 2 ऑप्शन है, एक है 1086, दूसरा है कहाँ गया, एक है 1086, हाँ ऑप्शन नंबर डी है 1936। तो 1086 तो कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि 1700 यहीं पर हो गया, यानी कि अगला ऑप्शन होने वाला है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1936। नहीं तो सबको जोड़ लेना, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर लेना गुरु। आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जवानों मेरे पढ़ो, SSC निकालो यार, देश है इसकी शान हो आप लोग, वीर हो आप लोग, योद्धा हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, नौकरी पाएंगे, सपने पूरे करेंगे अपने घर वालों के, ठीक है। और पढ़ेंगे यार, हीरोगिरी करेंगे, स्मार्टनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे। स्मार्टनेस करो, घूमो फिरो, जो करना है, आपकी यंग एज है, आप किसी चीज़ में आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ो भी मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेते हैं, अगले डिस्कशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।